360 में पाकिस्तान की बेहंगम आबादी के लिए जिम्मेदार कौन? नाकिस पॉलिसीज या समाजी रवैये? Since last 10-15 years जो है ना प्रोग्राम बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में है। और मौजूदा वसाइल को देखते हुए क्या पाकिस्तान की आबादी मुल्क के लिए रहमत बन सकती है? जानिएगा आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। आज आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बढ़ती हुई आबादी के बारे में तशवीश की एक वजह इंसानी सरगर्मियों की वजह से कुर्राए अर्ज़ को दरपेश माहौलियाती चैलेंजेस भी हैं, जिनका सामना पाकिस्तान भी कर रहा है, जहां दुनिया की 8 अरब आबादी का तकरीबन 3% आबाद है। ऐसा मुल्क जिसमें 30 साल से कम उम्र मुल्क की कुल आबादी का तकरीबन 2/3 हैं, लेकिन अगर हम वसाइल की बात करें तो पाकिस्तान का नाम दुनिया की पहली 30 मईशतों में नहीं आता। फ़िलहाल मुल्क की मईशत का इन्हिसार बैरून ममालिक और आलमी मालियाती इदारों पर है। गुज़िश्ता कई अशरों से सरकारी तौर पर आबादी पर कंट्रोल के लिए मंसूबे तो चले आ रहे हैं, लेकिन आबादी में इजाफे की शरह को देखते हुए लगता है कि इनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालिया चंद बरसों से जिस शरह से महंगाई में इजाफा हुआ है और हो रहा है, मुल्क के बड़े कुंबों के लिए गुजारा करना आसान नहीं। पाकिस्तान जो कई मिसाइल में घिरा हुआ है, क्या इनका ताल्लुक आबादी से भी है? इस सवाल के अलावा आज इस शो में इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि आया इतनी बड़ी आबादी मुल्क की तरक्की का बायस है या मौजूदा वसाइल के मद्देनज़र बोझ बन रही है। जिन ममालिक में आबादी सबसे ज़्यादा है, उस फहरिस्त में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। आबादी की शरह के लिहाज से भारत ने हाल ही में चीन को पीछे छोड़ा है। उनके बाद तीसरे और चौथे नंबर पर अमेरिका और इंडोनेशिया हैं और 5वां नंबर पाकिस्तान का है। दूसरी तरफ अगर रकबे के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान दुनिया में 33वें नंबर पर है। पाकिस्तान की 1950 की मरदमशुमारी के मुताबिक उस वक्त मुल्क के मशरक़ी और मगरबी हिस्सों की कुल आबादी 7.5 करोड़ के करीब थी, लेकिन उनमें से मगरबी पाकिस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा थी। सन 2017 में मुल्क की आबादी बढ़कर 20 करोड़ से तजावुज़ कर गई थी। ताज़ा दादोशुमार से मालूम होता है कि तब से अब तक इसमें 12.55% इजाफा हुआ है और अब ये 24 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। इन दादोशुमार से मालूम होता है कि गुज़िश्ता एक बरस के दौरान पाकिस्तान की आबादी में 46 लाख नफूस का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी की एक बड़ी वजह फैमिली प्लानिंग का ना होना माना जाता है। कहीं कम उम्री की शादी में नए बंधे जोड़ों को फैमिली प्लानिंग की समझ नहीं, या फिर फैमिली के साइज़ में इसलिए इजाफा होता है क्योंकि बेटा चाहिए। लाहौर से समन खान ने 2 ख़ानदानों से बात की और जानने की कोशिश की कि क्या फैमिली प्लान करते हुए उन्होंने अपनी समझ से काम चलाया या माशरती रवैये आड़े आए। क्या आपकी शादी हो गई है, और अगर हो गई है तो बच्चे कितने हैं? बेटी है या बेटा? और अगर बेटी है तो अगली औलाद जल्द प्लान करें। ये और इस तरह के बहुत से सवालात और मशवरे पाकिस्तान में नौउम्र लड़के और लड़कियों को सुनने को मिलते हैं। लोगों के ऐसे मशवरे ही आज से 27 साल पहले 17 साला रुखसाना को मिले, जो अब 6 बच्चों की मां हैं, लेकिन वो मानती हैं कि बच्चों की पैदाइश में वक्फे से लेकर उनकी तरबियत तक में कहीं कोई कमी रह गई है। मुझे तो अपने बच्चों की डेट बर्थ का भी नहीं मालूम कि ये कब कैसी तरीक को पैदा हुए हैं, ये भी मुझे मालूम नहीं है। अब मुझे कुछ ना ज़िंदगी का समझ आने लगी है। ज़िंदगी को कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते। उधर तो मुझे कोई कुछ भी नहीं पता था जब हम गांव में रहते थे। दिमाग में सेंस ही नहीं थी कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम वाले ले जाएं, कि जैसे ये पढ़ेंगे, ये अच्छी जगह पे जाएंगे, ये हमें इतनी नॉलेज ही नहीं थी। लेकिन अब जब रुखसाना एक सास हैं तो वो चाहती हैं कि उनका बेटा और बहू बच्चों की पैदाइश में वक्फा अपने वसाइल को मद्देनजर रखते हुए करें, ताकि बच्चों की परवरिश और तालीम और तरबियत मुतासिर ना हो। लेकिन उनके बेटे और बहू को फैमिली प्लान करते हुए मुआशरती दबाव का सामना तो करना पड़ा। जब हमारी शादी हुई 1-2 मंथ बाद ऐसे रिश्तेदारों में से या किसी ने भी कह देना कि हाँ आपके घर अभी कुछ भी नहीं है, को आप उम्मीद से नहीं हो, इन बातों ने हमें इतनी गहरी सोच में डाल दिया कि फिर बाद में हमने सोचा कि हम दोनों में इस बात को कोई फ़र्क ना आ जाए ना, क्यों नहीं हो रहा ये। तो इस वजह से फिर 1-2 मंथ बाद अल्लाह पाक ने सुन ली मेरी और मैं उम्मीद से होगी। लेकिन हम दोनों का यही फ़ैसला था कि हमने जल्दी
औलाद नहीं लेनी, कुछ हम अपने आप को स्टैंड करेंगे, कुछ बनेंगे, कुछ हमारी एज भी नहीं थी और कुछ मेरे हस्बैंड का इतना नहीं है काम कि हम यहाँ तक पहुँचते। अब चलते हैं रावलपिंडी के सुहेब और अदीला के घर। शादी को 5 साल हो गए और 3 साल के वक्फे से 2 बेटियों के वालिदैन हैं, लेकिन आसपास के बेशतर लोगों की नज़र में इनकी फैमिली अभी नामुकम्मल लगती है। आई वॉज इन हॉस्पिटल जब मेरी सेकंड बेटी हो रही थी, तो उस टाइम पे मुझे एक क्लोज रिलेटिव की कॉल आई और वो कहते आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आपका बेटा होगा। तो वो बात मुझे बड़ी नागवार गुजरी कि ये 2 अल्लाह की देन है। रिश्तेदारों की तो यही मर्जी है। अब जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, अभी एक 10 माह की बेटी है, तो अब रिश्तेदार कहते हैं जल्दी से जो है तीसरा भी कर लो, बेटा आ जाए, बेटा आ जाए। और हस्बैंड ने कहा कि बस ये 2 बेटियां बहुत हैं, यही बेटा है फ़िलहाल। ये कहानी सिर्फ सादिया और उस्मान या सुहेब और अदीला की ही नहीं, बल्कि बहुत से नौजवान जोड़ों को अपनी फैमिली प्लान करते हुए मुआशरती दबाव से गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि माहिरीन कहते हैं कि जब तक शादीशुदा जोड़ों की अक्सरियत अपने ख़ानदान के मसाइल और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखते हुए अपने बच्चों की तादाद का आज़ादाना और जिम्मेदारी से फैसला करने के काबिल नहीं होंगे, आबादी में इजाफे के मसाइल ऐसे ही रहेंगे। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। पाकिस्तान में गैर सरकारी तंजीम पॉपुलेशन काउंसिल की सरबराह डॉक्टर ज़ेबा सितार कहती हैं कि माशरती दबाव भी ख़ानदानों में ज़्यादा बच्चों की वजह बनता है। देखिए, मेरे ख्याल से एजुकेशन, आई थिंक जहाँ आपका एजुकेशन होता है, ख़ास तौर पे अगर आप अर्बन यानी शहरों में रहते हैं, आपको फ़ौरन ये फेस करने होते हैं इश्यूज़, हाउसिंग के, बच्चों की पढ़ाई के, फ़ीस के, एम्प्लॉयमेंट के। तो मेरे ख्याल से शऊर तो आ ही जाता है जब मजबूरी होती है, इकनॉमिक इश्यूज़ होते हैं। और आप अपने बच्चों को, जब आपको पहचान हो जाती है ना कि अगर मेरे 2 बच्चे होंगे या 3 बच्चे होंगे, उनको मैं एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकूँगा या दे सकूँगी बनिस्बत अगर मेरे 6 होते हैं। जब आपको वो पहचान आ जाती है तो फैमिलीज़ नॉर्मली, और आप देख रहे हैं कि यंग फैमिलीज़, इवन एजुकेटेड फैमिलीज़ सब ऑप्ट कर रहे हैं कि बहुत उन्होंने, तो आई वोंट से कि प्रोग्राम के असरात तो हैं, मगर अगर आप मुझे कहें कि चिकन एंड एग, कि अगर पहले प्रोग्राम लाएं और फिर हम सोशल चेंज लाएं, जो अब ये जो मोटिवेट करता है लोगों को, तो पहले वो सोशल चेंज रिक्वायर्ड है। डॉक्टर ज़ेबा का कहना है कि अगर इसी तनासुब से पाकिस्तान की आबादी में इजाफा होता रहा तो मुल्क में थोड़ी बहुत जो तरक्की हुई है वो भी ज़ाया हो जाएगी। प्रोग्राम के अगले हिस्से में डॉक्टर ज़ेबा सितार का तफसीली इंटरव्यू आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन पहले एक नज़र डालते हैं कि इतनी बड़ी आबादी पाकिस्तान के लिए क्या मसाइल पैदा कर रही है। हाल ही में की गई मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से भी तजावज़ कर चुकी है। माहिरीन पाकिस्तान की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी को ख़तरे की घंटी करार देते हैं, क्योंकि आबादी और वसाइल के दरमियान फ़र्क में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नज़रुल इस्लाम इस रिपोर्ट में। गुलफराज खान इस्लामाबाद के इलाके बरी इमाम में किराए के मकान में रहाइश पजीर हैं। वो टैक्सी चलाते हैं और मौजूदा महंगाई के इस दौर में उनके लिए अपने 6 बच्चों के अखराजात पूरे करना बहुत मुश्किल है। हमारा काम है टैक्सी चलाना, और ये जो महंगाई हुई है पिछले कुछ अरसे से, तो इससे हमारा काम जो है बिल्कुल ही डाउन हो गया है। इसलिए कि टैक्सियों में कोई बैठता नहीं है, जो 1-2 सवारी होती है वो बाइकें करके चले जाते हैं, टैक्सी को किराया उनके पास होते नहीं है, तो इसलिए हमारा काम नहीं है। गुलफराज खान के लिए बच्चों की ख्वाहिशात पूरी न कर पाना तकलीफ देह है। जब घर आते हैं तो बच्चे दौड़ के आते हैं कि पापा कुछ लाया होगा, मगर जब कुछ ना काम ना हुआ तो बच्चों के लिए तो कुछ नहीं होता। बच्चे मांगते हैं, हर चीज़ मांगते हैं। जब हाथ में कुछ ना हो तो वो देख के बैठ जाते हैं, चुप करके बैठ जाते हैं। तो मैं भी साइड पे बैठ जाता हूँ, दिल पे तो बहुत कुछ गुजरता है, मगर क्या करें। गुलफराज खान की अहलिया रहमत बीबी ने घरेलू अखराजात पूरे करने के लिए सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया है। अभी मैंने खुद कढ़ाई सिलाई का काम शुरू किया ताकि हमारे बच्चे सही पढ़ सकें, घर का खर्च सही चल सके, लेकिन बहुत मुश्किल हमारे लिए हो रही है अभी। पहले तो मैं कपड़े दर्जी को दिलवाती थी, बच्चों के भी, अपने मियाँ के, सबके, लेकिन अभी खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ गया, महंगाई इतनी ज़्यादा होगी, खुद ही कर रही हूँ ताकि थोड़े पैसे बच जाएं। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। सबसे ज़्यादा तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज तेज़ी से कम हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी आबादी को कैटर कर सके। उसके अलावा
फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है मुल्क में, तो इतनी बड़ी आबादी को फूड मुहैया करना बहुत बड़ा मसला होगा। तो ये हमारा, इसके अलावा सिक्योरिटी रिस्क भी है इतनी बड़ी आबादी। पॉपुलेशन काउंसिल के मुताबिक अगर खित्ते में एक माह से जन्म लेने वाले बच्चों की शरह को देखें तो अफगानिस्तान सर फहरिस्त है, मगर पाकिस्तान 3.6% शरह के साथ दूसरे नंबर पर है। माहिरीन मुआशियात का ख्याल है कि पाकिस्तान को इस कदर तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी का मुकाबला करने के लिए हर साल 10% ग्रोथ रेट दरकार होगी। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 20 से 30 लाख नए जो बच्चे हैं वो मार्केट में आते हैं मुलाजमतों के लिए, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ ग्रोथ रेट आपका जो है वो 2% है, अगर आप पिछले साल का देखें तो वो बहुत लो ग्रोथ रेट हमारा रहा है। तो ऐसी सूरत में जो डिमांड है बढ़ती हुई मुलाजमतों की, और बेरोज़गारी बढ़ जाती है उससे मार्केट के अंदर, आपकी जॉब्स पैदा नहीं होती, बेरोज़गारी से गुर्बत जन्म लेती है। इसी तरह अगर आप दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान जैसे मुल्क जहाँ पे फिस्कल स्पेस बहुत लिमिटेड है, मुआशी जो हमारे पास ज़राए हैं वो बड़े कम हैं, तो ऐसे में आपकी जो हेल्थ पे ख़र्चा है, आपका जो एजुकेशन पे ख़र्चा है वो बहुत कम पड़ जाता है इतनी ज़्यादा हाई पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में कई दहाइयों से आबादी पर काबू पाने के प्रोग्राम चल रहे हैं जो ज़्यादा मुअस्सर साबित नहीं हुए। मुल्क के मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान के पेश नज़र गुलफराज खान जैसे लाखों दिहाड़ीदार फिक्रमंद हैं कि आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलात कम होंगी या नहीं। नज़रुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। पाकिस्तान का शुमार खित्ते के उन ममालिक में होता है जहाँ बड़े ख़ानदान आम हैं। आबादी के मौजू पर काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम पॉपुलेशन काउंसिल की सरबराह डॉक्टर ज़ेबा सितार से गेती आरा अनीस ने यह जानने की कोशिश की कि क्या पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम से पाकिस्तान की आबादी बढ़ना कम हो गई है। इम्पैक्ट तो है, क्योंकि आप जैसे कह रही हैं कि 60s से, इनफैक्ट आई वुड से इवन लेट 50s में 60s से प्रोग्राम तो चल रहा है, मगर दरमियान में दो यानी सीरियस उसमें ब्रेक्स आए। एक तो जब ज़ियाउल हक का जब टाइम था, जब, और मैं समझती हूँ सिंस लास्ट 10-15 इयर्स जो है ना प्रोग्राम बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में है। आपका सवाल है कि उसका इम्पैक्ट हुआ, डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि अगर आप सोचती हैं 60s में जब शुरू हुआ था तो एवरेज पे औरतें जो थीं दे वर हैविंग अबाउट 6 चिल्ड्रन, 6 बच्चे हो रहे थे यानी अपनी लाइफ टाइम के दौरान। अब जो है वो 3.6 है, 3.6। तो इम्पैक्ट तो हुआ है प्रोग्राम का, बस ये है कि मसला पाकिस्तान का है कि उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना हमारे जो नेबर्स हैं, चाहे रीजनल नेबर्स हों या इस्लामी ममालिक हों, उनकी फर्टिलिटी जो है, ये जो होती है फर्टिलिटी रेट, वो बहुत कम है पाकिस्तान के मुकाबले में। जैसे इंडिया की है, बांग्लादेश की है, तो औरतें जो हैं यानी ऑन एवरेज जो है वो उनके 2 बच्चे हो रहे हैं, और हमारे यहाँ 3 से ज़्यादा, 3.5 या 4, 3 और 4 के बीच में हो रहा है। अगर हम बाकी रीजन से जो है साउथ एशिया में पाकिस्तान को कंपेयर करें तो सोशल जो हमारे सेटअप है वो काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या फ़र्क देखती हैं कि उन मुल्कों में रेशियो जो है वो नीचे आई है पॉपुलेशन के बढ़ने की इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान? अगर आप हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देखें तो वो फ़र्क आता है, फ़ौरन आता है। अगर आप औरतों और लड़कियों की तरफ जाते हैं तो उनका और भी पीछे रह जाती हैं बनिस्बत बांग्लादेश। ख़ास तौर पे बांग्लादेश जो एक ही हमारा मुल्क था, उन्होंने बेसिकली अपना फोकस ही किया कि ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फर्टिलिटी रिडक्शन। उन्होंने अपना प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग बनाया, वो उन्होंने प्रायोरिटी बनाई। हमारे लिए ये प्रायोरिटी नहीं थी, और चीज़ें प्रायोरिटी थी। आपने अभी जिक्र किया कि इस प्रोग्राम को इससे बेहतर तरीके से भी चलाया जा सकता है, तो वो क्या चीज़ आप पिन पॉइंट करेंगी जिसमें बेहतरी लाई जा सकती है फौरी तौर पे? वजूहत तो बहुत लाइन अप हो सकती है, मगर सबसे अहम ये है कि प्रायोरिटी नहीं है। और मैं अफसोस से कहती हूँ कि अभी भी ना हमारे जो सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स हैं उनको मेरे ख्याल से इतना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ही नहीं होता, और ये जो चेंज लाना, सोशल चेंज लाना किसी एरिया में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात है। मगर अगर आप मीडियम पर्सपेक्टिव में भी ले आएँ, जैसे एक ज़माने में पंजाब ग्रोथ स्ट्रेटजी में आ गया था, आई थिंक अब सिंध की ग्रोथ स्ट्रेटजी में भी, अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंटल गोल्स के साथ लिंक करें तो मीडियम टर्म में भी काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। अगर इसी पेस पे जो है, इसी तनासब से अगर हमारी आबादी बढ़ती रहती है तो आइंदा अगले जो 10 साल हैं, आप क्या समझती हैं हमारे लिए क्या जो हैं वो मसाइल पैदा हो सकते हैं इससे?
सालाना हमारे यानी 5.5 लाख बेबीज़ पैदा होते हैं। फिर हमें जो जॉब्स चाहिए, क्योंकि हमारी यूथफुल पॉपुलेशन है, तो 3 से 4 मिलियन यानी 30 लाख से लेकर 40 लाख तक आपको जॉब्स चाहिए सालाना, न्यू जॉब्स, एग्जिस्टिंग जॉब्स ही नहीं तो न्यू जॉब्स। तो इकॉनमी को यानी आप सोच लें कि एक हमारी सिचुएशन है कि आप अगर आपका डेवलपमेंट पाथवे बहुत परफेक्ट भी है, मगर आपके जो गेन्स हैं जो आप उस हासिल कर रहे हैं वो बह रहा है, क्योंकि आपको यानी बहुत पेस पे करना है सबको ये यानी टू कीप अप विद द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के लिए इंसानी तरक्की की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। पाकिस्तान का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स या HCI 41% है, जिसका मतलब है पाकिस्तान में आज पैदा होने वाले बच्चों को अगर तालीम और सेहत की मुकम्मल सहूलतें फराहम की जाए तो माशरे के लिए सिर्फ 41% ही मुफीद होगा। पाकिस्तान का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जनूबी एशिया के औसत इंडेक्स से बहुत कम है। अगर हम खित्ते के ममालिक पर नज़र डालें तो बांग्लादेश में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 46%, नेपाल में 49% और भारत में 5%, जबकि श्रीलंका में 6% है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स तकरीबन एक जैसा ही है। इन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इंसानी वसाइल की तरक्की का मुकाबला अफ्रीका में सहरा के जनूब में वाक़ ममालिक से है, जिसका औसत ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 4% है। पाकिस्तान की सूरत हाल का एक पहलू अफरादी क़ुव्वत में ख़वातीन की कम शमूलियत है। वर्ल्ड बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में स्कूल जाने की उम्र के 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। गुज़िश्ता कुछ दहाइयों से बच्चों में ग़िज़ाई कमी की सतह में खातिर ख्वाह बेहतरी नहीं आई। आलमी बैंक की हाल ही में जारी होने वाली इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की तरफ से इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए सरमायाकारी में इजाफे की अहमियत पर जोर दिया गया है, ताकि तालीम और सेहत से मुताल्लिक तफरीक को ख़त्म किया जा सके। डॉक्टर आबिद सुलहरी इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इतनी बड़ी आबादी, क्या ये मुल्क के लिए सरमाया है या एक चैलेंज? आबिद, ये बताइए, पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं और आइंदा चंद सालों में उसकी माशी सूरत हाल के बारे में माहिरीन जो अंदाजे लगा रहे हैं, क्या इतनी बड़ी आबादी इसके लिए फ़ायदेमंद है या एक मसला साबित होगी? मेरा ख्याल है पहले पाकिस्तान से नीचे आके जरा माइक्रो लेवल पे देखते हैं कि ज़्यादा बच्चों की तादाद ज़्यादा रखना जो है, क्या उसको एक हाउस होल्ड जो एक कुनबा है वो ब्लेसिंग समझता है या वो उसको अपने लिए मुसीबत समझता है। बदकिस्मती से जो SDPI की रिसर्च है, हमें ये लगता है कि लोगों में एक आम तासुर पाया जाता है कि जी एक मुंह और 2 हाथ पैदा होते हैं, यानी खाने वाला एक मुंह है लेकिन कमाने वाले 2 हाथ हैं। और यही वजह है कि एक जो कोपिंग स्ट्रेटजी है मुआशी मुश्किलात से निपटने की, वो अक्सर ख़ानदानों में ये समझी जाती है कि जितने ज़्यादा बच्चों की तादाद होगी उतने ज़्यादा कमाने वाले होंगे और उसी मुनासबत से ख़ानदान की इनकम जो है वो बढ़ रही होगी। तो जब तक हम उस चीज़ को और उस माइंडसेट को नहीं समझते, तब तक शायद ये पॉपुलेशन प्लानिंग के कॉन्सेप्ट पे बात करना ये ऐसे ही है जैसे कि पाकिस्तान में किसी ज़माने में चाइल्ड लेबर पे बात होती थी, बगैर ये समझे कि माँ बाप जब अपने बच्चों को भेजते हैं मजदूरी करने के लिए तो उनके पेश नज़र उसका इकनॉमिक इंसेंटिव जो है वो होता है, और जब तक उनको एक सब्सिट्यूट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, एक इकनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, चाइल्ड लेबर रोकना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह से पाकिस्तान के लिए अगर मैक्रो लेवल पे देखें तो ये एक चैलेंज है। जाहिर है कि 240 मिलियन की जो इस वक्त आबादी है, रिसोर्सेज को अगर हम देखें तो वो श्रिंक होते चले जा रहे हैं, कर्ज़ों पे कर्ज़े इस वक्त हम ले रहे हैं, कर्ज़े चुकाने के लिए नए कर्ज़े ले रहे हैं, तो उसमें ये बढ़ती हुई आबादी जो है इसको सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोअर इनकम और लोअर मिडिल इनकम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को देखें तो ये उनके लिए एक रेजिलिएंट मैकेनिज्म है कि शायद माली मुश्किलात से बच निकलने का एक तरीका यही है कि ज़्यादा कमाने वाले हों, वो कम उम्र हैं लेकिन वो ऑड जॉब्स पे लग जाएं, वो ब्लू कॉलर जॉब पे लग जाएं, और फिर आबादी में इसी तरह इजाफा होता है। आबिद, ये बताइए कि हम हर वक्त ही बात करते हैं कि पाकिस्तान का नौजवान उसका सरमाया है, लेकिन क्या हुकूमत के पास या मौजूदा निज़ाम में इस अफरादी क़ुव्वत के मयार को बेहतर करने की अहलियत या वसाइल मौजूद हैं? शायद इस पर इस तरीके से सोचा नहीं गया था, बट आई मस्ट से कि इस वक्त जो कोविड के बाद एक रे ऑफ होप आई
وہ ہے آپ کی ڈیجیٹلائزیشن. اب نوجوانوں کو اگر وہ اپنا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, اگر وہ نئے فنون یا نئے جو ہے کورسز وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں, اگر وہ اپنی کاروبار کھولنا چاہ رہے ہیں, تو اب اس طریقے سے فزیکل پریمیسز کی ضرورت نہیں ہے. اب ان کو مارکیٹ میں جا کے نہیں بیٹھنا کچھ بیچنے کے لیے, اسپیشلی ہماری جو خواتین ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ اب پاکستان میں بھی یہ جو فوڈ ڈلیوری, ہوم کوک فوڈ ہے, اس کی ڈلیوری یہ شروع ہوگی. خواتین جو ہے وہ اپنے کچن سے چیزیں بنا کے اس کی انسٹاگرام کے ذریعے اس کو مارکیٹ کر رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے وہ جو اپنے کپڑے سی کے یا باقی چیزیں ان کو وہ آن لائن مارکیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو آئی مسٹ سے کہ یہ ڈیجیٹلائزیشن کے آ جانے سے اور جو اس کی ایکسیپٹنس بڑھتی چلی جا رہی ہے, کچھ نہ کچھ مایوسی جو ہے نوجوانوں میں وہ کم ہو رہی ہے. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 3 سیگمنٹ بنتے ہیں. ایک وہ ہے جو کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں ہائیلی اسکلڈ, ہائیلی ایجوکیٹڈ, جن کی پہلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان سے ایمیگریٹ کر جائیں, خواہ وہ گلف کنٹریز میں جائیں یا وہ ویسٹ کی طرف آئیں. جو دوسری ایکسٹریم ہے وہ ہے جو آپ کی انسکلڈ اور جن کو ایجوکیشن, فارمل ایجوکیشن حاصل کرنے کا موقع نہیں مل سکا. وہ ابھی بھی جو لو پیڈ جابز ہیں ان میں ابزارب ہوتے ہیں. زیادہ تر فوکس جو ہے وہ رورل لائیولیہڈ پہ ہے. لیکن جو آپ کی ایک سگنیفیکنٹ درمیانہ مڈل کلاس ہے جو کہ تقریباً 30-35% نوجوان ہیں, وہ اس ڈیجیٹلائزیشن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کا معیار زندگی بہتر ہوتا جا رہا ہے. عابد, آپ نے ڈیجیٹل ایرا کی بات کی. ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کا ہیومن کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ خطے میں سب سے کم ہے, جبکہ ڈیجیٹل ایرا کا فائدہ تو خطے کے باقی ممالک بھی اٹھا رہے ہیں. تو پاکستان میں یہ انڈیکس کم کیوں ہے؟ یقیناً جب ہم HCI کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ پچھلے 40-50 سالوں میں اس طریقے سے ہیومن ڈیولپمنٹ کی کوشش نہیں کی گئی. یعنی ایجوکیشن, ہیلتھ, ڈیسنٹ جابس, لائیولیہڈس, یہ وہ 4-5 انڈیکیٹرز ہیں جس کی بیسس پہ آپ کا HDI کیلکولیٹ ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے اس کی طرف اس طریقے سے توجہ نہیں دی گئی جیسے کہ دی جانی چاہیے تھی. بٹ اگین آئی وڈ سے کہ کووڈ کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ کم از کم اب ہمارے جیسے ملکوں کو پتہ چل گیا کہ سوشل سیکٹر کو نگلیکٹ کر کے ایگزسٹ کرنا مشکل ہے. یعنی کووڈ کا ایک بڑا جو نکلی سلور لائننگ, ملکوں نے اپنے پبلک انفراسٹرکچر, ہیلتھ انفراسٹرکچر کو امپروو کر لیا. ایجوکیشن جو ہے اب آپ کی آن لائن ایجوکیشن کی طرف بھی توجہ مبذول ہوتی چلی گئی. تو میں مایوس نہیں ہوں. ظاہر ہے کہ اس وقت ہم پیچھے ہیں, بہت پیچھے ہیں اپنے پیئر سے اور ساؤتھ ایشیا سے, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو ٹیکنالوجیکل ایرا ہے اس کا استعمال کر کے ہم کیچ اپ کر سکتے ہیں. عابد, جانے سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہم اشتہار دیکھتے آئے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے. کیا ایسے پروگرامز کا معاشرتی رویوں میں تبدیلی کے بغیر کوئی اثر ہوتا ہے یا ہو رہا ہے؟ دیکھیے اس وقت جو اگر ہم پاپولیشن پلاننگ پہ آتے ہیں تو زیادہ میرا خیال ایشو جو ہے اویئرنیس نہیں, زیادہ ایشو ایکسیس ہے. اور اس وقت ریسرچز موجود ہیں, تقریباً 70% خواتین پاکستان میں جو 17 سے لے کے 40 سال کی ایج تک ہے ان کو کنٹراسیپٹیو تک ایکسیس نہیں ہے یا ان کو وہ ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے. ایون مردوں کے پاس اس وقت ایکسیس نہیں ہے. تو جب تک اس پہ ہم اسٹگماز اور ٹیبوز نہیں توڑیں گے اور اس کی ایکسیس کو آسان نہیں بنائیں گے, تب تک صرف اویئرنیس جو ہے وہ شاید بہت زیادہ فروٹفل ثابت نہیں ہوگی. عابد سلہیری, thank you so much for being with us. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. تو آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA اردو. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت.